A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is "And the Blame Game." देखो, एंड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, ब्लेम का मतलब होता है किसी के ऊपर जब आप दोष लगाते हैं, एंड गेम का मतलब है खेल। मतलब ये जो ब्लेम गेम है, जब आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, इसको क्या कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। ऑन दिल्लीज पॉल्यूशन क्राइसिस, तो फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रदूषण क्राइसिस, संकट, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा पॉल्यूशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहां की हवा जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिससे कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सेंटर जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के ऊपर ब्लेम कर रही है। एट द सेम टाइम तो ब्लेम गेम को खत्म करके इसका कोई सॉलिड इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि इस प्रदूषण को प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया जा सके, इसको मैनेज किया जा सके। कंसर्टेड एफर्ट्स, देखो कंसर्टेड का मतलब होता है वैसे सॉलिड ठोस, एफर्ट्स का मतलब हो गया प्रयास, आर नीडेड, मतलब क्या होना चाहिए, कुछ ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, कुछ ठोस प्रयासों की जरूरत है। फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, एक लंबा सॉल्यूशन चाहिए हमें, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि दीर्घकालीन सॉल्यूशन हल चाहिए, जिससे कि टू दिल्ली पॉल्यूशन क्राइसिस, और जो दिल्ली के अंदर फिलहाल जो एक प्रदूषण का एक संकट जो बना हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे एफर्ट चाहिए, कुछ ठोस प्रयास चाहिए, जिससे कि ये दिल्ली का जो पॉल्यूशन बना हुआ है, दिल्ली का जो अभी प्रदूषण का जो एक संकट बना हुआ है, इसका दीर्घकालीन क्या किया जा सके, इसका हल किया जा सके। फैमिलियर सीक्वेंस, फैमिलियर मतलब जिसको आप बोल सकते हो जाना पहचाना, सीक्वेंस का मतलब हो गया क्रम या सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड, मतलब जनरली ये जो फिलहाल ऐसा मौसम या ऐसा माहौल हमें देखने को मिल रहा है, अनफोल्ड का मतलब होता है वैसे रिवील करना, उजागर करना। इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली की बात की जा रही है, तो दिल्ली के अंदर ये जो फिलहाल ऐसा एक माहौल देखने को मिल रहा है, ये जनरली हर साल ऐसे देखने को मिलता है। बिफोर द एडवेंट, एडवेंट का मतलब हो गया अराइवल ऑफ द विंटर, यानी सर्दियों के स्टार्ट होने से पहले हर साल की तरह दिल्ली के अंदर इसी तरह का हमें क्या देखने को मिलता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिलता है। इसी तरह का हमें जाना पहचाना हमें इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर दिल्ली की जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। द मॉनसून रिट्रीट्स का मतलब होता है वापिस चला जाना, मॉनसून का वापिस जाना, ड्राइज द एयर, हवा को क्या कर देता है, बिल्कुल सूखा कर देता है। एंड द विंड ड्रॉप्स, और जो हवा है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। द पोल्यूशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वाली जो साइट्स हैं, जहां पर कुछ भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहां से जो पोल्यूशन होता है, वहां से जो प्रदूषण होता है। इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। एंड रोड ट्रांसपोर्ट, और जितने भी व्हीकल्स होते हैं, रोड के ऊपर जो व्हीकल्स चलते हैं। हितो हितो का मतलब हो गया अभी तक, सो फार, अभी तक। बीइंग मास्क थ्रू द ईयर, बीइंग मास्क का मतलब हो गया, देखो मास्क का मतलब कवर, कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन किन की वजह से हो रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इंडस्ट्री है, या ट्रांसपोर्ट जो है, उन सभी की वजह से क्या है, ये जो पोल्यूशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, बिकम्स मोर विजिबल। और ये जो पोल्यूशन है वो साफ साफ दिख भी रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे के सारे आपके मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं पोल्यूशन के लिए। हाउएवर, हालांकि द पीरियड ऑल्सो कोइंसाइड्स,
Coincides का मतलब हो गया एक तरीके से suits, matches with a unique practice in northern India where farmers in Punjab, Haryana, eastern Uttar Pradesh in a bid to hurriedly clear their fields of rice, straw to make space for wheat and set fire to chaff. हालांकि ये जो फिलहाल दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है एक बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस बना हुआ है वहां पर, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं दिल्ली की हवा को खराब करने के लिए, वहां पर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। बट एट द सेम टाइम ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है कॉन्साइड्स बिल्कुल मैच करता है अगर बात की जाए नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पंजाब और हरियाणा और ईस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है, ये जो टाइम पीरियड है वहां पर क्या टाइम पीरियड होता है, वहां पर जो राइस होती है, जो चावल होता है उसकी कटाई होती है, उसको साफ किया जाता है इन ए बिड टू। इन ए बिड टू का मतलब हो गया एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन समथिंग, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर राइस को लेने के लिए राइस को क्या किया जाता है, राइस की कटाई होती है बिल्कुल, और राइस की कटाई के बाद क्या होता है, तो जो राइस स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ का मतलब भूसा, जो फूस वगैरह रह जाता है, तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रॉ टू मेक स्पेस फॉर व्हीट। और मतलब आगे वाली जो फसल होती है वो गेहूं की फसल होती है। सेट फायर टू चाफ, चाफ का मतलब भी क्या होता है, चाफ का मतलब हो गया एक तरीके से भूसा। तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है अगर बात की जाए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो चावल की जो कटाई होती है और नेक्स्ट जो फसल होती है वो व्हीट की होती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे चावल की कटाई हो जाती है तो वो चावल की कटाई के बाद जो रिमेनिंग रह जाता है, जो भूसा रह जाता है, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, पराली का कह सकते हो आप, उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। और ये पोल्यूशन क्या होता है, कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, दिल्ली के अंदर ट्रांसफर हो जाता है एक तरीके से, जिसकी वजह से दिल्ली का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। राइट, तो ये ही टाइम पीरियड है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर। जनरली वहां पर राइस की कटाई करने के बाद क्या होता है, चावल की कटाई करने के बाद वहां पर गेहूं को उगाया जाता है, और गेहूं को उगाने से पहले जो चावल का जो रिमेनिंग रह जाता है, जो बचा हुआ रह जाता है, उसको आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ने का कारण बना हुआ है। राइट, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले, देखो एफर्ट्स आपका नाउन हो गया, तो कंसंट्रेटेड यहां पर हो गया आपका वैसे V3, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। आर नीडेड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट, सॉरी आर नीडेड हो गया प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। हितोड़ो का मतलब हो गया वैसे आपका सो फार, अभी तक, जो कि एक एडवर्ब है। टू मेक आपका 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, और ये एक लंबे टाइम से प्रैक्टिस बनी हुई है, मतलब कहां पर, ये जो नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्दर्न हरियाणा, नॉर्दर्न अगर इंडिया की बात की जाए, जहां पर हरियाणा पंजाब की बात की जाए, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनी हुई है, इज नाउ फेसिंग क्रिटिसिज्म। और अब इस प्रैक्टिस की अगर बात की जाए, जहां पर जनरली चावल को काट देने के बाद उसके रिमेनिंग को जला दिया जाता है, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। खास तौर पर अगर बात की जाए नॉर्दर्न इंडिया की या ईस्टर्न यूपी की बात की जाए, तो वहां पर इस तरह की प्रैक्टिस आमतौर पर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल ये प्रैक्टिस को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स एमर्जिंग लिंक। क्योंकि एमर्जिंग का मतलब हो गया एक तरीके से डेवलपिंग, लिंक एक तरीके से रिलेट करना टू दिल्लीज नॉक्सियस एयर। नॉक्सियस का मतलब हो गया हार्मफुल, पॉइजनस, डेट्रीमेंटल, खतरनाक, हानिकारक एयर क्वालिटी। और ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, खराब हो जाती है। द स्टबल स्मॉग, स्टबल पराली हो गया, स्मोक धुआं, कैरीज ओवर इनटू दिल्ली थ्रू लॉन्ग रेंज विंड ट्रांसपोर्ट। और ये जो मतलब स्टबल है, स्टबल मतलब जिसको बोल सकते हैं पराली, जो पराली का जो धुआं है वो क्या होता है,
ये जो कैरीज मतलब आगे बढ़ जाता है, कहां पे, दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि जो हवा होती है वो हवा उसको क्या कर देती है, आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है। हवा की प्रेशर की वजह से ये जो स्टबल का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो दिल्ली की तरफ चला जाता है। फाइनली, आखिरकार, द थर्ड एलिमेंट, और तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, ड्यूरिंग द सीजन इज दीपावली। और तीसरा जो एलिमेंट है, क्योंकि ये दिवाली का सीजन भी होता है, एंड द ब्रेस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, और बहुत सारे पटाखे वगैरह जो होते हैं उनको जलाया जाता है। ब्रेस्टिंग का मतलब हो गया बर्निंग द क्रैकर्स। द सीजन इज ऑल्सो मार्क्ड बाय मोर सोशल गैदरिंग्स, और एट द सेम टाइम ये जो सीजन होता है वो सोशल गैदरिंग का टाइम पीरियड भी होता है, मतलब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, शादियों का माहौल होता है, सच एज वेडिंग्स और रिलेटेड सेलिब्रेशन। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर शादियां भी बहुत ज्यादा होती है, या बहुत ज्यादा दूसरे सेलिब्रेशन भी होते हैं इसी टाइम पीरियड के दौरान। दैट अगेन सी ए डिमांड फॉर क्रैकर्स, और जनरली लोग इन सेलिब्रेशंस को मतलब एंजॉय करने के लिए वेडिंग्स के अंदर या सेलिब्रेशंस के अंदर क्या करते हैं, क्रैकर्स का भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्रैकर की डिमांड बढ़ जाती है। वाइल देयर इज एन ऑफिशियल बैन, हालांकि अगर बात की जाए ऑफिशियल एक आधिकारिक तौर पर बैन तो लगाया गया है क्रैकर्स के ऊपर, पटाखों के ऊपर, एक्सेप्ट सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स दैट आर नॉट वाइडली अवेलेबल। मतलब क्रैकर्स के ऊपर बैन तो लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रैकर्स को जलाया जाता है। और कहने की अगर बात की जाए, ग्रीन क्रैकर्स को अवेलेबल, ग्रीन क्रैकर्स है उनको परमिशन है एक तरीके से कि आप ग्रीन क्रैकर्स जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं आप उनको बर्न कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्रीन क्रैकर्स है वो अवेलेबल नहीं है, और जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स बर्न करते हैं और पोल्यूशन इंक्रीज होता है। द एडिशनल स्मोक, और जो मतलब इसके अलावा जो धुआं है, फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एड टू द बैड एयर, और ये सारे के सारे फैक्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए, इन सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है इनको अगर ऐड कर दिया जाए, दीज एड टू द बैड एयर, और इससे क्या होती है, जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। स्पाइकिंग का मतलब इंक्रीजिंग एयर क्वालिटी मीटर्स इनटू द वेरी पुअर, और कहीं ना कहीं ये जो एयर क्वालिटी को, एयर क्वालिटी का जो एक पैरामीटर होता है, एक मीटर होता है कि वहां तक एयर क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। एंड सीवियर कैटेगरीज, यानी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा खराब कैटेगरी के अंदर हवा की क्वालिटी चली जाती है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं। देखिए अगर रीजन की बात की जाए तो सबसे पहले रीजन दिया गया था, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इंडस्ट्री है, या ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। फिर उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर राइस कटिंग का टाइम होता है, और वहां पर जो स्टबल होता है उसको जला दिया जाता है, ये भी सबसे बड़ा एक रीजन है। एट द सेम टाइम ये दिवाली फेस्टिवल का सीजन है जहां पर लोग क्रैकर बर्न करते हैं, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। एट द सेम टाइम ये जो टाइम पीरियड है वो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वेडिंग का टाइम पीरियड है, तो जनरली लोग वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए क्रैकर बर्न करते हैं। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से दिल्ली की जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो लिंक आपका नाउन हो गया, तो एमर्जिंग आपका हो गया V1 प्लस ING, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। इज मार्क्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पर यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट, प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। दिस प्रोवोक्स का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, उकसाना। अ पब्लिक आउटक्राई, अब लोगों ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, आउटक्राई का मतलब शोर शराबा करना, स्क्वील्ड, चिल्लाना, तो लोगों ने भी इस पोल्यूशन को लेकर अब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है। एंड कंसर्न, चिंता, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और हमारा जो उच्च न्यायालय है तो वहां से भी उन्होंने, उच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। एंड हैरिड रिस्पॉन्स, हैरिड का मतलब हो गया ट्रबल्ड, चिंतित, रिस्पॉन्स
फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम, और जो गवर्नमेंट है उसने भी अपना एक चिंता दिखाई है, उसने भी अपना एक रिस्पॉन्स दिया है, उस रिस्पॉन्स मतलब एक चिंतित रिस्पॉन्स दिया आप कह सकते हैं, दैट पुशेस, पुश करते हैं, लीड करता, आगे बढ़ाता है, फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और एट द सेम टाइम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उनके ऊपर क्या कर दिया, फिलहाल कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब हो गया एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑलवेज, हमेशा रहने वाला, विदाउट चेंज, द वेदर इंप्रूव्स एंड ऑल इज फॉरगिवन, और जैसे ही मतलब क्या होता है, वेदर थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, इन सारी चीजों को भुला दिया जाता है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं, मतलब बल्कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही एक ऑनेस्ट तरीके से ये जो पोल्यूशन का क्राइसिस बना हुआ है इसको हैंडल किया जाना चाहिए। द रेकरेंट, रेकरेंट का मतलब हो गया लगातार बने रहने वाला, बार बार होने वाला, ट्रेजेडी, दुखद घटना ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इज दैट इट इनवेरिएबली डिसेंड इनटू ब्लेम गेम। डिसेंट्स का मतलब हो गया कम्स डाउन, और ये जो फिलहाल एक दुखद घटना है किसको लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली के अंदर, ये क्या होती है, हर साल ये बार बार होती है, एंड फाइनली क्या होती है, इट डिसेंड इनटू ब्लेम गेम, और कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है वो क्या करने लग जाती है, वो ब्लेम गेम करने लग जाती है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लग जाती है। कैसे, द सेंटर ब्लेम्स द दिल्ली गवर्नमेंट, सेंटर जो है, सेंटर जो सरकार है वो क्या करती है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करती है कि आप इस पोल्यूशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हो, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्पेंशंस। डिस्पेंशंस का मतलब हो गया, डिस्पेंशंस का मतलब हो गया सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वहां पर आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहां के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, किसके ऊपर ब्लेम करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करती है, क्योंकि वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के अंदर है, विच इन टर्न, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो क्या करती है रिस्पॉन्ड के अंदर, क्वाइट कन्वीनियंटली, कन्वीनियंट का मतलब होता है बहुत इजीली तरीके से, आसानी तरीके से, ब्लेम फार्मर्स इन पंजाब, और एट द सेम टाइम अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट किसको ब्लेम करती है, पंजाब के अंदर जो फार्मर्स है उनको ब्लेम करती है कि उनके वो स्टबल बर्निंग करते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट फार्मर्स को ब्लेम कर रही है, तो ब्लेम गेम की बजाय हमें इसका एक प्रॉपर, एक ऑनेस्ट इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। Whatever is not addressed, मतलब ब्लेम गेम तो चल रहा है, लेकिन जो चीज को एड्रेस नहीं किया जा रहा है हेड ऑन डायरेक्टली, मतलब ब्लेम गेम चल रहा है लेकिन डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, इज दैट द एयर पोल्यूशन क्राइसिस, मतलब ये जो एयर पोल्यूशन जो क्राइसिस है इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, इसका कोई प्रॉपर एक बिल्कुल एक समाधान नहीं निकाला जा रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। और ये जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है, ये जो एयर पोल्यूशन है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दैट कैन बी सॉल्व ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब रातों रात इसको ठीक किया जा सके, मतलब ये जो एयर पोल्यूशन है एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको रातों रात क्या किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। इट मींस एयर पोल्यूशन को तो एक लंबा टाइम लगेगा, एक प्रोसेस लगेगा, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना होगा, इंडस्ट्री को कंट्रोल करना होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करना होगा, स्टबल बर्निंग को रोकना होगा, और एट द सेम टाइम जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं होल्ड पे रखना होगा, उनको भी रोकना होगा, तभी एयर पोल्यूशन है उसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको रातों रात क्या किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। So this is our third slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो रिस्पॉन्स आपका नाउन हो गया, तो हेडेड आपका V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जो कि आपका एडजेक्टिव है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने एड्रेसिंग यूज कर लिया जो कि जीरंड है आपका, इज एड्रेस्ड तो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, कैन मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फोर्थ स्लाइड।
द लॉकडाउन लास्ट ईयर प्रोवाइडेड, और पिछले ही साल क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था कोविड की वजह से, कंपेलिंग एविडेंस, कंपेलिंग का मतलब ऑथेंटिक, रियल एविडेंस, सबूत। तो हमारे पास बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही ठोस हमारे पास सबूत थे इस बात के, दैट टेकिंग व्हीकल्स ऑफ द रोड, यानी जब रोड के ऊपर जो व्हीकल्स नहीं थे उन व्हीकल्स को हटा दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर व्हीकल्स को भी अलाउ नहीं किया गया था, व्हीकल्स भी रोड पर नहीं थे। एंड अ सेसेशन, सेसेशन का मतलब हो गया एक तरीके से होल्ड, पोज, किसी चीज को रोक देना इन इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और एट द सेम टाइम उस दौरान जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी या कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उनको क्या कर दिया गया था, उनको पोज कर दिया गया था, उनको रोक दिया गया था, लेड टू क्लियर स्काई। और मतलब ये सारी एक्टिविटीज रोकने की वजह से लास्ट ईयर जो आसमान था, जो स्काई था, वो बिल्कुल साफ हो गया था। तो इस बात के कंक्रीट हमारे पास एविडेंस है, सॉलिड एविडेंस है, पिछले साल हमने ऐसा विटनेस किया था। सोर्स अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट का मतलब हो गया अलोकेशन, विभाजन करना, स्टडीज बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन, और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनकी स्टडी को अगर देखा जाए तो उनकी स्टडी की जो रिपोर्ट है उन्होंने दिखाया है, हैव शोन क्या, दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग वेरियस सिग्निफिकेंटली। मतलब जो स्टबल बर्निंग है, ये जो पराली जलाई जाती है, तो डेफिनेटली सी बात है ये पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट तो करती है, लेकिन ये भी वेरियस, वेरीज सिग्निफिकेंटली, वेरीज का मतलब हो गया डिपेंडिंग अपॉन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये स्टेबल बर्निंग भी क्या करती है, कंट्रीब्यूट तो करती है, सिग्निफिकेंटली मतलब रिमार्केबली, बहुत ही जोरदार तरीके से ये भी क्या करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है किसके अंदर, पोल्यूशन के अंदर, बट डिपेंडिंग ऑन, कुछ एरिया के अंदर कम, कुछ एरिया के अंदर ज्यादा करती है। फ्रॉम एज लो 4%, अगर मतलब स्टबल बर्निंग की बात की जाए तो ये 4% से लेकर इन सम डेज इन अक्टूबर नवंबर टू एज मच टू 40%, यानी कि ये स्टबल बर्निंग है ये क्या करती है, एयर पोल्यूशन को और भी ज्यादा वर्स्ट कर देती है, और भी ज्यादा खराब कर देती है। तो ये वेरी करती है, 4% से लेकर 40% तक इसका कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, एयर पोल्यूशन के अंदर। बट द रनिंग ऑफ पावर प्लांट्स एट द सेम टाइम, लेकिन सिर्फ स्टेबल बर्निंग को ही हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो पावर प्लांट्स है या कंस्ट्रक्शन साइट है आर ऑल्सो नेसेसरी एक्टिविटीज, लेकिन ये सारी के सारी वो एक्टिविटीज है, पावर प्लांट्स की अगर बात की जाए, कंस्ट्रक्शन साइट की बात की जाए, तो वो एक्टिविटी है दैट कैन नॉट बी शट, जिनको बंद नहीं किया जा सकता है एट ए मोमेंट नोटिस, मतलब नोटिस देते ही इनको अभी एक ही टाइम इनको बंद नहीं किया जा सकता है। तो हालांकि जो स्टेबल बर्निंग है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो है, लेकिन जो पावर प्लांट्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ये भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, लेकिन पावर प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स को एक ही नोटिस के ऊपर इनको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है। द मूव टू बैन, ये जो स्टेप है, कदम है, टू बैन द एंट्री ऑफ ट्रक्स टू इज नॉट एनी मोर इफेक्टिव, और दिल्ली के अंदर फिलहाल एक मतलब क्या किया गया, बैन किया गया है, जो ट्रक्स हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है देन वेटिंग फॉर द विंड टू ब्लो ओवर। मतलब कि अगर आप बात की जाए कि ट्रक को अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही है और इस बात का इंतजार करना कि हवा आएगी, विंड आएगी टू ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब पास कर देना, सॉरी ब्लो ओवर का मतलब होता है रुक जाना, एंड हैज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल पोल्यूशन का जो एक माहौल बना हुआ है दिल्ली के अंदर, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब आफ्टर मैथ्स, जिसका मतलब होता है रिजल्ट्स, और कहीं ना कहीं हमें इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। और ट्रक को भी एंट्री ना करने, ट्रक जितने भी ट्रक्स हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, तो ये कोई इफेक्टिव एक तरीका नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कोऑपरेटिव, हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ सॉल्यूशंस हमें लेने होंगे, जिससे कि क्या किया जा सके, इन
पर्टिकुलर जो एक एयर पोल्यूशन बना हुआ है, क्राइसिस बना हुआ है दिल्ली के अंदर, उसको क्या किया जा सके, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। सो दिस इज अ फोर्थ स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो अब बात कर लेते हैं एविडेंस। देखो एविडेंस आपका नाउन हो गया, तो कंपेलिंग आपका V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया आपका। हैव शोन, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। द वे फॉरवर्ड इज टू व्यू विंटर एयर पोल्यूशन एज अ नेचुरल डिजास्टर। और आगे का जो रास्ता है टू व्यू, इस चीज को देखना कि जो विंटर के अंदर जो एयर पोल्यूशन होती है इसको क्या माना जाए, इसको प्राकृतिक डिजास्टर, एक आपदा मानी जानी चाहिए। यानी कि हर साल मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो ये क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। एंड टारगेट रूट कॉज, और इसको एक प्राकृतिक आपदा मानकर इसका जो रूट कॉज है, इसका जो मुख्य जड़ है इस पोल्यूशन की, उसको क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। रोड डस्ट, और रोड के ऊपर उठने वाली जो धूल मिट्टी है, इज द डोमिनेंट सोर्स, और ये भी एक मुख्य सोर्स है किसका, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब हो गया कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल है किसका, एयर पोल्यूशन का, टू क्लीन एयर। देखिए एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट, और ये जो रोड डस्ट है ये भी एक बहुत ही मुख्य है, सिग्निफिकेंट, मेन। इम्पेडिमेंट का मतलब हो गया ऑब्स्टेकल, बाधा, टू क्लीन एयर, और मतलब ये भी मतलब एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्या, जो रोड डस्ट है ये भी एक बहुत बड़ी एक इम्पेडिमेंट है, एक ऑब्स्टेकल है, जिससे कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, पोल्यूशन हो गया एयर पोल्यूशन के अंदर, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल, और कहीं ना कहीं जो रोड डस्ट है इसको बहुत कम रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टू एन इजी फिक्स। और हालांकि जो रोड डस्ट है इसको इजी तरीके से फिक्स भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, और इसको लीस्ट क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है, किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। हालांकि ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। द एम्फोसिस, एम्फोसिस का मतलब स्ट्रेस करना, जोर डालना, मस्ट बी ऑन कंसर्टेड, कंसर्टेड का मतलब ठोस, कंक्रीट, ठोस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो मतलब क्या किया जाना चाहिए, सरकार को किस चीज के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए कि जो ठोस क्या किया जाए, कुछ कदम उठाए जाए, कंसिस्टेंट लगातार कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, एंड नॉट एनुअल ब्लेम गेम। इसके बजाय कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने ये नहीं किया, तो ब्लेम गेम की बजाय क्या होना चाहिए, इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ सॉलिड कंसर्टेड एफर्ट्स होने चाहिए, कुछ सॉलिड प्रयास किए जाने चाहिए और लगातार किए जाने चाहिए, जिससे कि इसको क्या किया जा सके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, राइट। और ब्लेम गेम को छोड़ देना चाहिए। सो दिस इज आवर फिफ्थ स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए टू व्यू आपका हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव हो गया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट आपका नाउन हो गया, तो सिग्निफिकेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव ये द मोस्ट आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और यहाँ पे बी आपने यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.